हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल को हम लोग एक एक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे कि मूल अधिकार होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक एक आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो हम लोग इसको कहेंगे मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, अब भौतिक में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आ गया, व नैतिक में जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। तो मूल अधिकार संविधान में दिए गए या संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अब भौतिक में जैसे सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, राजनीतिक विकास हो गया। इसी प्रकार नैतिक में जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक विकास, यानी कि अगर हमें अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपना भौतिक विकास करना है या आध्यात्मिक विकास करना है या धार्मिक विकास करना है, तो कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है, कुछ मूलभूत अधिकारों की ज़रूरत होती है। ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। यह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। राज्य क्या है ये हम लोग अभी बात करेंगे। फ़िलहाल अभी ये जानिए कि राज्य का मतलब सरकार, ठीक है। अभी मोटे मोटे तौर पे ये जानिए, राज्य का मतलब सरकार, यानी सरकार के खिलाफ हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करता है। अगर ये मूल अधिकार ना हो तो क्या होगा, सरकार हमारी आज़ादी को छीन लेगी। तो ये हमें किसके खिलाफ प्राप्त हैं, राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, और ये हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं, यानी हमें आज़ादी दिलवाते हैं। अभी हम लोग डिटेल में एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। अब संवैधानिक उपबंध, यानी संविधान में ये कहाँ पे रखा गया है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो मूल अधिकार सबसे पहले ये जानिए, हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ट्रांसफ़र किया गया है। अब हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का जो भाग 3 है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। और संविधान का जो भाग 3 है इसमें 12 से लेकर 35, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख है, और ये सारे अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित हैं। हम लोग एक एक अधिकार, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार क्या है और संविधान में इसका कहाँ पे उल्लेख है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये भी देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का क्या होता है, घोषणा पत्र होता है, यानी एक ऐसा घोषणा पत्र, एक ऐसा लिस्ट होता है, पत्र होता है जिसमें बहुत सारे अधिकारों का उल्लेख होता है। इस घोषणा पत्र को इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यानी सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, तो इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, इन्होंने 1215 में जारी किया था, और सामंतों के दबाव में आकर के। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। तो अपने संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को किसने शामिल किया, कौन सा देश है, तो फ्रांस है। अब हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की। तो मूल संविधान, यानी जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय की बात हो रही, उसी को मूल संविधान, मूल का मतलब जड़। तो उस समय हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। अगर आज देखें तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, चाहे मूल अधिकार कहिए चाहे मौलिक कहिए। तो
जब हमारा संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 1949 व अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको समझ लीजिए। देखिए 7 अधिकार थे, तो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, और इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 1949 और अनुच्छेद 31 में। तो इसको क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या किया गया, इसका भी ट्रांसफ़र किया गया और इसको अनुच्छेद 1949 और अनुच्छेद 31 से हटा करके कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का में, और 1949 हटा समाप्त हो गया और अनुच्छेद 31 भी समाप्त हो गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार जो था इसको रख दिया गया 300 का के तहत कानूनी अधिकार के दर्जे में। ये सब समझते चलिए। तो कोई पूछे कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, तो आप कहेंगे पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वो एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। तो कानूनी अधिकार वे होते हैं जो कानून के द्वारा बनाकर हमें दिए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वे हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अब मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करते हैं। तो मूल अधिकार का काम क्या होता है, राज्य के कठोर नियमों के प्रति हमको सचेत करते हैं। भाई ऐसा राज्य कोई कानून ना बना पाए जो हमें दबाने का काम करे, हमारे ऊपर अत्याचार करे। यानी कि जो भी राज्य कठोर कानून या नियम बनाएगा वो मूल अधिकार के खिलाफ होगा। वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायक होता है। अब मूल अधिकार और क्या करता है, एक सशक्त नागरिक का निर्माण करता है, क्योंकि अगर अधिकार है, आपको कहीं आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, अगर ये सारे अधिकार हैं तभी आप अपना निर्माण कर सकते हैं, आप अपना विकास कर सकते हैं, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। अब अगर हमें आंदोलन करने का अधिकार ना हो, कहीं आने जाने का अधिकार ना हो, प्रश्न पूछने का अधिकार ना हो, तो क्या हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, तभी हम सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध कर पाते हैं। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, तभी हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार ना होते तो सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाते। अब मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात करते हैं। तो मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, सरकार, राज्य या कोई अथॉरिटी जो सरकारी है या जिस पर सरकार का नियंत्रण है, कोई ऐसी अथॉरिटी है, वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या हमें कहीं आने जाने से रोकता है, हमारे साथ भेदभाव करता है, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और जज साहब से न्याय मांगेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कृपया उसे प्रदान करें। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। तो ये भी है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय गारंटी देता है कि मूल अधिकार आपके कभी नहीं छीने जा सकते। ये प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गारंटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है कि मूल अधिकार आपके पास हमेशा रहेंगे, कोई छीन नहीं सकता। मूल अधिकार व्यक्ति को किसके खिलाफ प्राप्त हैं, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। ये जो मूल अधिकार है ये व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार होते हैं। दूसरी चीज़, मूल अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, कभी समाप्ति नहीं होगा। मूल अधिकार असीमित नहीं है, ये राज्य द्वारा युक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। मतलब कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा सीमित किया जा सकता है। पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन सीमित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको आने जाने का अधिकार है कहीं भी,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तो कुछ जगहों पे आपको जाने से मना कर सकती है। जैसे कोई आदिवासी क्षेत्र है, अब मान लीजिए आदिवासी क्षेत्र में आप चले गए, वहाँ पे आदिवासियों ने आपको तीर भाला से मार दिया या झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया, खदेड़ दिया आपको, तो इसीलिए कहा गया है कि असीमित नहीं है, कुछ जगह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे जिनके आधार पे इसको सीमित किया जा सकता है। फिर यह स्थायी नहीं है। अब स्थायी का मतलब परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि जितने अधिकार हैं वो उतने ही रहेंगे, घट और बढ़ नहीं सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि परमानेंट नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, मोटे मोटे तौर पे 6 हैं और फिर इनके कई भाग हैं, तो 6 से अगर सरकार चाहे तो 7 कर सकती है, 8 कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी? संविधान संशोधन करके। संविधान में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 368 यही अधिकार देता है संसद को कि वो संविधान संशोधन करे। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं। अगर देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 2 अधिकार छोड़ करके, ये हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या है और 21 में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। (1931) के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। तो मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी, ये चीज़ याद रखिए। 1931 में कराची, जो आज पाकिस्तान में है, यहाँ पे कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। जैसे कांग्रेस जो संगठन था, ये हर वर्ष अपना सम्मेलन करता था किसी न किसी स्थान पे। तो 1931 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? कराची में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हमको, इसमें 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें भी 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक पढ़ेंगे। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मिले हैं 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसके बाद 33, 34, 35 3 अधिकार और हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो थोड़ा उनका अलग संबंध हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रखते इस श्रेणी में। लेकिन आप ये याद रखिएगा 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं अभी: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब थोड़ा सा लास्ट में यहाँ हम लोग देख लेते हैं सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। जैसे सामान्य अधिकार जो है, इसकी प्रकृति क्या है? ये सामान्य कानूनों से उत्पन्न होते हैं, यानी सरकार ने कोई नियम कानून बना दिया, कोई विधि बना दिया, उससे जो है आपको सामान्य अधिकार मिलते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार आपको संविधान से मिलते हैं, किसी कानून से नहीं मिलते, ठीक है। सामान्य अधिकार क्या है? सरकार ने कोई नियम बना दिया, कोई कानून बना दिया, तो उसके द्वारा, उस कानून के द्वारा आपको सामान्य अधिकार मिल जाता है, जबकि मौलिक अधिकार हमेशा संविधान से ही मिलेगा। प्रवर्तनीयता देखते हैं तो सामान्य अधिकार जो है ये सामान्य अदालतों के माध्यम से लागू कराया जाता है, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं या जो मूल अधिकार हैं इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा तुरंत परिवर्तनीय यानी लागू कराया जा सकता है। तुरंत मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है।
निरस्त्रीकरण की बात करें तो सामान्य अधिकार जो हैं आपके छीने जा सकते हैं, समाप्त किया जा सकता है उनका आसानी से, लेकिन जो मूल अधिकार है वो आपका समाप्त नहीं हो सकता। उसको घटाने या बढ़ाने के लिए या उस अधिकार में परिवर्तन करने के लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, सरलता से उसको नहीं हटा सकते। तो ये अंतर है सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार में। अब आगे हम लोग एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।